Hello everyone. So today we are going to discuss the last of chapter 3rd, class 12 biology, uh, that is parturition and lactation. So these two topics we have to cover under this last part. So starting from the process parturition. So we take an overview of the process. First, we describe the introduction of that process. Then the main process, what happens in the parturition, and the term labor, why we describe as often term labor, and stages of parturition we would describe. Then prevention of bleeding. Then after the normalization of uterus, and after a cesarean section or c-section, what is this? Okay, so starting from the introduction, that is the process of expelling of fully formed young one from the mother's uterus is called the birth of maturation. तो आफ्टर क्या होता है, एक यंग वन जब फुली मेच्योर हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, तो वो मदर के वम से बाहर कर दिया जाता है, या बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं बर्थ और पाचुरेशन. इन इट इन्वॉल्व्स द फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड लेबर ऑफ द यूट्राइन वॉल. तो इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस वॉल में. तो उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को ही लेबर बोल दिया जाता है. About 2 weeks before the parturition, fetus settle head down into the pelvis cavity. 2 हफ्ते पहले, लगभग 2 हफ्ते पहले पार्चुरेशन के, फीटस जो है वो हेड डाउन पोजीशन ले लेता है फ्रॉम द वजाइन फॉर द वजाइनल डिलीवरी. ओके, इट कॉजेज द लेबर पेन एंड इन्फेंट इज डिलीवर्ड. और इस प्रोसेस के दौरान लेबर पेन होता है और इन्फेंट जो है डिलीवर हो जाता है. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन ह्यूमन, duration of pregnancy in human average is 280 days from the fertilization. तो it is about 9 month roughly. So process अगर हम देख लेते हैं इसके बारे में, तो ये है गैस्टेशन या प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं हम. वो कंप्लीट होता है इन अबाउट, जैसे मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया, 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुएशन और द 9 months फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुएशन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बेबी इज़ बॉर्न व्हेन इट इज़ मैच्योर. तो ये बहुत ज़रूरी है, जब बेबी पूरी तरीके से वो हो, मैच्योर हो जाए, तभी वो बाहर आए. कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ड्यूरिंग द 7 month और 8 months जो है, वो बेबी अगर डिलीवर होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं मैच्योर जब डिलीवरी होती है या प्री डिलीवरी हो जाती है, तो उसको वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मेडिकल टर्म्स जो है इंक्लूड हो जाते हैं उसमें. द फीटस सिग्नल्स दैट इट इज़ मेच्योर बाय सिक्रीटिंग सर्टेन हार्मोन्स. जब फीटस पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है तो वो कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करता है, और वो हार्मोन्स डिफ्यूज हो जाते हैं प्लेसेंटा, मदर के प्लेसेंटा में थ्रू द ब्लड, और जहाँ वो फिर कॉज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करे. What is oxytocin? Oxytocin is a hormone that stimulates the uterine contraction. तो वो uterine contraction को बढ़ा देता है. This provide the force to expel the baby from the uterus causing birth. और वो एक फोर्स जनरेट करता है जिससे बेबी को बाहर करे और बर्थ होती है बेबी की. ऑक्सीटोसिन और स्टिमुलेट करता है प्लेसेंटा को टू सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सम अदर काइंड्स ऑफ हार्मोन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट करते हैं और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन को यूट्रस के. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? बाय द पॉजिटिव फीडबैक इंड्यूस द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. और फीडबैक मैकेनिज्म से कंटिन्यूएशन होता रहता है सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन का, और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन भी होता रहता है. अब इस टर्म को लेबर क्यों बोलते हैं, या इस पूरे प्रोसेस को लेबर क्यों बोलते हैं? तो फोर्सफुल मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है यूट्राइन वॉल का, जिससे पाचुरेशन होता है, जिसको लेबर बोलते हैं. द टर्म इसलिए सही है या सटीक है क्योंकि ये पीरियड होता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होती है यूट्राइन मस्कुलर वॉल से. ठीक है, तो उस
उस एनर्जी के कंजप्शन को, एक्सपेंस को देखते हुए ये टर्म रखा हुआ है. अबाउट 2 weeks of before birth, the fetus normally settle the head downward into the pelvic cavity, as I previously discussed. Okay. And on the complete gestation labor starts. ठीक है, कंप्लीट गेस्टेशन में के बाद लेबर स्टार्ट हो जाता है, यानी जो प्रोसेस है, और वो लेबर पेन कॉज करता है. एज द बर्थ अप्रोचेस, जैसे जैसे बर्थ मतलब होती है, द फीटस यूजली पोजीशन विद द हेड डाउन एंड टुवर्ड द सर्विक्स की तरफ वो रहता है. स्टेजेस अगर देखेंगे तो पाचुरेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं डायलेशन. ये लगभग 12 घंटे तक चलता है फर्स्ट स्टेज. इसमें क्या होता है, रेगुलर पेरिस्टलाटिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है यूट्राइल वॉल में, जिससे टॉप से डाउनवर्ड तक पूरे कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं. ये कॉन्ट्रैक्शन जो है फीटस को नीचे और सर्विक्स की तरफ धकेलने का काम करते हैं, और सर्विक्स जो है वो एक्सपांड हो जाता है फुली. एमनियन और कोरियन, जो फीटस मेम्ब्रेन है, फीटस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन्स होती है, एमनियन और कोरियन, वो दोनों रप्चर हो जाती है, यानी टूट जाती, ब्रेक हो जाती है. और उसके वजह से जो एमनियन के अंदर भरा हुआ एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आने लगता है, जिससे वजाइना जो है लुब्रिकेट हो जाती है. और फीटल प्लेसेंटा भी बाहर आने लगती है यूट्राइन वॉल से, तो जिससे प्लेसेंटा के साथ जो है यंग वन को फ्री करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है. सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं एक्सपल्सन. एक्सपल्सन में क्या होता है, ये 20 मिनट से 1 घंटे तक चल सकती है प्रोसेस. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, और भी कॉन्ट्रैक्शन, एब्डोमिनल वॉल के कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं. इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से द यंग वन इज ग्रेजुअली पुश्ड आउटवर्ड, और मतलब ग्रेजुअली आउटवर्ड उसको पुश किया जाता है थ्रू द डायलेटेड सर्विक्स एंड वजाइना विद द हेड फॉरमोस्ट. सबसे पहले सर जो है वो बाहर आता है, एंड द फाइनली डिलीवर्ड और बॉर्न हो जाता है बेबी आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, जो वहाँ अपनी पहली ब्रीथ वो लेता है. अम्बिलिकल कॉर्ड जो है लिगाचर एक होता है, 2 लिगाचर, उसको लिगाचर एट 2 प्लेसेस, तो उसको क्लिप लगा देते हैं 2 तरफ से, और बेबी को एंटीसेप्टिक एसेप्टिक जो ब्लेड को से उसको कट करके, लिगाचर के बीच से कट करके, क्लिप के बीच से बेबी को अलग कर लेते हैं. दीज फ्रीज बेबी टोटली फ्रॉम द मदर, एंड सर्विक्स एंड वजाइना डायलेटेड होते हैं, एंड लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विक गर्डर रिलैक्स बाय द हार्मोन रिलैक्सिन. और इसको डायलेट करने में, इतना फैलाने में सर्विक्स और वजाइना को एक हार्मोन काम करता है जिसको रिलैक्सिन बोलते हैं, और वो सिक्रीट होता है कॉपर्स लूटियम से, ताकि बेबी की इजीली बर्थ हो सके. थर्ड स्टेज क्या होता है, जिसको प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं. ये 10 से 45 मिनट तक चलती है आफ्टर द इन्फेंट बर्थ. तो कुछ समय बाद ही इन्फेंट बर्थ के यूट्रस जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है अपने नॉर्मल फेज में आने के लिए, और इसके वजह से जो प्लेसेंटा को वो फ्री कर देता है इम्प्लांटेशन साइड से. नाउ प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और फीटल मेम्ब्रेन ये सब बाहर आ जाते हैं आफ्टर दी बेबी बर्थ. और दूसरे ये बाहर आते हैं, अनदर सीरीज ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन होता है, जैसा कि बेबी बर्थ के लिए होता है वैसे ही दूसरा कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है. दीज स्ट्रक्चर आर रेफर्ड एज आफ्टर बर्थ. तो ये प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और फीटल मेम्ब्रेन को आफ्टर बर्थ बोलते हैं. प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग को कौन रोकता है ये देखेंगे. तो ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो तो फर्दर कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस क्लोज द सर्विक्स एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग. ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, और ब्लीडिंग थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरी प्रोसेस के दौरान ब्लीडिंग को कम करता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल फाइबर, ताकि वो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई ना हो और ब्लीडिंग जो है वो कम से कम हो. नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है यूट्रस का, आफ्टर इन अबाउट 28 to 35 डेज यूट्रस वापस से अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाता है बाय द रिडक्शन इन साइज एंड रिस्टोरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम. तो एंड्रोमेट्रियम फिर से रिस्टोर हो जाती है, और यूट्रस जो है अपने नॉर्मल उसमें आ जाता है. सीजेरियन सेक्शन क्या होता है, अभी तक जो हम प्रोसेस देख रहे थे एक्चुअली वो नॉर्मल डिलीवरी की है, यानी कि जब बेबी है नेचुरली बिना किसी मेडिकल हेल्प और असिस्टेंस के जब हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं. बट सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है कि कई बार होता है कि फीटस जो है वो नॉर्मली वेजाइनल बर्थ से कैपेबल नहीं हो पाता, यानी फीटस फेल टू कम आउट,
और सर्जिकल प्रोसीजर अपनाया जाता है जिसको हम सीजेरियन सेक्शन बोलते हैं या सी सेक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मदर के जो वर्म होता है वहाँ पे एक सी कट लगा के एब्डोमेन में कट लगा के वहाँ से बेबी को रिमूव कर लिया जाता है। तो ये एक मेडिकल फिनोमेना है सी सेक्शन, और यूजफुल है इन दोज मदर दे कांट डिलीवर नॉर्मली टू द बेबी। ओके, नाउ this is the complete parturition, and after that we are going to the next topic, associated topic, that is lactation. So after the baby birth, it is necessary to nourish the baby from the mother's milk. So this process is known as lactation. So what is this? We can synopsis पहले हम देख लेते हैं, introduction and purpose, lactation का क्या है, anatomy of breast हम देखेंगे, then composition of breast milk, फैक्टर इफेक्ट करते हैं जो लैक्टेशन को वो, फिर उसके बाद मेडिकेशन जो इफेक्ट कर सकते हैं लैक्टेशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क और इसका सिक्रीशन मेमरी ग्लैंड आफ्टर दी डिलीवरी होता है। ये प्रोसेस जो है इन ऑल पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल मैमल्स में ये देखा जाता है। पर्पस इसका ये है कि चीफ फंक्शन तो लैक्टेशन का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ही है। सेकेंड जो है वो इम्यून प्रोटेक्शन टू द यंग वन आफ्टर द बर्थ। इन ऑलमोस्ट मैमल लैक्टेशन इंड्यूस इट पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी। तो जब तक लैक्टेशन होता है तब तक एक नॉट रिलायबल बट एक इनफर्टिलिटी होती है जो प्रोवाइड द ऑप्टिमल बर्थ स्पेसिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो बिटवीन द टू चाइल्ड जो ऑप्टिमल बर्थ स्पेसिंग होना चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है लैक्टेशन। ओके, एनाटॉमी अगर ब्रेस्ट का देखेंगे तो ब्रेस्ट जो है वो मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, बट मेल में वो रूडिमेंट्री फॉर्म में होता है यानी नॉट डेवलप्ड। ब्रेस्ट एक एपोक्राइन ग्लैंड है जो मिल्क प्रोड्यूस करती है टू फीड एन इन्फेंट और यंग वन। वेट और शेप और साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग फीमेल्स में। दिस इज़ बिकॉज द हार्मोनल चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग और मेनोपॉज की वजह से हो सकता है ये। स्मॉल एंड मीडियम ब्रेस्ट अगर देखेंगे तो वो 500 ग्राम या अबाउट 1.1 पाउंड्स का होता है। एंड लास्ट ब्रेस्ट इज लार्ज ब्रेस्ट अगर देखेंगे तो दैट इज 750 टू 1000 ग्राम, एट 1.7 टू 2.2 पाउंड्स का हो सकता है। नाउ इसमें ब्रेस्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? तो फर्स्ट है चेस्ट वॉल जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, पेक्टोरल मसल्स होती है, लोब्यूल्स होते हैं, और निप्पल, एंड देन एरियोला और मिल्क डक्ट होते हैं, और फैटी टिश्यूज होते हैं। इनका सबका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्किन भी होती है, ठीक है। अब उसके बाद ह्यूमन फीमेल में ब्रेस्ट ओवरले द पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड यूजुअली एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ सेकेंड रिब टू द लेवल ऑफ सिक्स रिब। तो रिब की जो पोजीशन है सेकेंड रिब से सिक्स रिब तक के ब्रेस्ट का जो एक्सटेंशन होता है। ब्रेस्ट कवर मच ऑफ द चेस्ट एरिया एंड चेस्ट वॉल। breast is composed of two type of tissue, mainly adipose tissue and glandular tissue. एरियोला जो है अलग अलग साइज का हो सकता है, कंटेन मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड कॉल मोंटोमेरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं। ये ग्लैंड क्या करती है? ऑयली फ्लूइड सिक्रीट करती है जो लुब्रिकेट करती है, प्रोटेक्ट करती है निप्पल ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। स्किन कलर जो है वेराई कर सकता है पिंक टू डार्क ब्राउन, और ये जो ग्लैंड्स है वो प्रिवेंट करती है चैपिंग एंड क्रैकिंग ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, तो इस आप देख सकते हैं ब्रेस्ट में बहुत सारे एल्वियोलाई है, डक्स हैं, डक्ट्यूल है, मिल्क पूल है, और एक एरियोला है। लोब्स जो होते हैं 15 टू 20 नंबर हो सकते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को लोब्यूल्स बोलते हैं। लोब्यूल जो है एम्प्टी बाय डक्ट्यूल्स इन लैक्टिफर्स, डक्ट में ओपन होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोब्यूल्स जो है एक एम्प्यूला में जाके ओपन हो रहे हैं डक्ट से और फाइनली ओपन हो रहे हैं इनटू द निप्पल। ओके, लैक्टिफेरस डक्ट देखेंगे तो वो निप्पल पे ओपन होती है। एक एम्प्यूला होता है नियर इट एंड जो रिजर्वायर है मिल्क और एबनॉर्मल डिस्चार्ज के लिए। और पेक्टोरलिस मेजर मसल जो होते हैं थिक फैन शेप्ड होती है, मसल सिचुएटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट। अगर वेरिएशन देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क का, तो पहले जो 1 से 5 डे तक जो मिल्क आता है आफ्टर दी
डिलीवरी, तो उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड रिचर इन प्रोटीन्स, उसमें बहुत होते हैं, मिनरल्स, इम्यूनोग्लोबिन, एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स होते हैं, फेगोसाइटिक एंड लिम्फोसाइट्स उसमें बहुत सारे होते हैं। फोर मिल्क जो है बिगनिंग ऑफ द लैक्टेशनल पीरियड होता है, ये रिच प्रोटीन, लैक्टोज, वाटर, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर मैच्योर मिल्क लेस देन 30 डेज एंड लार्जर क्वांटिटी देन कोलोस्ट्रम होता है, कंटेन वेरी लो फैट एंड यूजुअली वाइट और येलो कलर का होता है। हाइंड मिल्क देखेंगे तो मोर फैट होता है उसमें, देयर फॉर वाइट कलर का हो जाता है, प्रोवाइड मच ऑफ द एनर्जी ऑफ अ फीड। ओके, तो ये इस तरीके का अलग अलग मिल्क जो है आफ्टर द अलग अलग ड्यूरेशन के बाद सिक्रीट होना। ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन अगर देखेंगे तो कोलेस्ट्रम में एनर्जी का लेवल है 58 किलो कैलोरी और मैच्योर मिल्क में 58 to 72 वेराई करता है। टोटल प्रोटीन 2.3 ग्राम, मैच्योर मिल्क में 0.9। IgA जो एंटीबॉडी है वो कोलेस्ट्रम में 364 मिलीग्राम और मैच्योर मिल्क में कम होती है 142। केसिन प्रोटीन जो है कोलेस्ट्रम में होता है 140 mg और मैच्योर मिल्क में वो ज़्यादा होता है। लैक्टोफेरिन वो जो है 330 mg और यहाँ 167। लैक्टोल्बुमिन इसमें कोलेस्ट्रम में वो ज़्यादा है। टोटल फैट, लैक्टोज एंड कोलेस्ट्रॉल भी वेराई करता है अलग अलग। ठीक है, इसके बाद कंपैरिजन करेंगे अगर काउ मिल्क से, तो प्रोटीन जो है ह्यूमन मिल्क में कंपैरेटिवली लो होता है काउ मिल्क से। लैक्टोएल्बिनस जो केसिन रेशियो है वो 60-40, इसमें 20-80 का रेशियो होता है। सोडियम इसमें कम होता है और ये 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो हर चीज़ जो है काउ के मिल्क में हमको ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। इसीलिए इन्फेंट्स को डायरेक्ट काउ का मिल्क नहीं दे सकते क्योंकि वो ईजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता है। तो मदर मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर द यंग वन और इन्फेंट, और वो बहुत ज़रूरी भी होता है उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इम्यूनो डिफिशिएंसी के लिए, इम्यून सिस्टम के वर्क करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है मदर मिल्क। फैक्टर क्या इफ़ेक्ट कर सकते हैं? मैटरनल प्रॉब्लम हो सकती है जो लैक्टेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस है, PCOD होता है, और ओबेसिटी है, लेबर एनेग्लिशिया है। ठीक है, तो इस तरह के ड्रग्स विदाउट प्रॉपर मेडिकेशन के यूज़ करना है ना, प्रीमेच्योर बेबी प्रोलैक्टिन, ये भी एक वो होता है। मेडिकेशन और लैक्टेशन को देखेंगे तो कुछ मेडिकेशन जो लैक्टेशन को बढ़ा देते हैं, जैसे मेटोक्लोप्रामाइड है, डोम्प्रीडन है, रेस्पिरिन है, हाइपोग्लाइसेमिक है और एंटागोनिस्ट सेमिटिडीन है। ये सब जो मेडिकेशन है ये लैक्टेशन को बढ़ा देते हैं, तो नॉट टेकन टू बी वेरी लाइटली। तो इसको मतलब इसीलिए जब मदर, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको कोई भी ड्रग्स यूज़ करने से पहले, कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले एक प्रिस्क्राइब्ड वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेबी को डायरेक्ट मिल्क प्रोडक्शन और बेबी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। नाउ मेडिकेशन जो रिड्यूस कर देते हैं लैक्टेशन वो है ब्रोमो साइप्रेटीन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, एस्ट्रोजन है और लिवापोडा है। तो ये सब जो है ये सब मेडिसिन्स जो है लैक्टेशन को रिड्यूस कर देती हैं। एडवाइस अगर मदर के लिए अगर हम बात करेंगे इम्प्रूव लैक्टेशन के लिए, तो गुड हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अर्ली एंड सफिशिएंट ट्रीटमेंट होना चाहिए इलनेस का, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बिटवीन रेस्ट और एक्सरसाइज के बीच में। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं अच्छा है और बहुत ज़्यादा रेस्ट भी नहीं है। केयर ऑफ द ब्रेस्ट होना चाहिए और पोस्ट नेटली फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, है ना। अवॉइड ब्रेस्ट एंजॉर्जमेंट नहीं होना चाहिए। प्लेंटी फ्लूइड्स लेना चाहिए मदर को, एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए। सो ये फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को इफ़ेक्ट करते हैं और ये एडवाइसेस हैं कुछ। सो यहाँ पे आपका टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन ख़त्म होता है आज। और I'm very thankful to you for watching this. You are watching this, and I hope that you should make the proper notes in which the all parts modules had sent to you. Okay, so thanks for watching this once again.